हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 26 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड LVB के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड DBIL में विलय की योजना को मंजूरी दी है और जमाकर्ताओं के हित की रक्षा और वित्तीय एवं बैंकिंग स्थिरता के हित में बैंकिंग विनियमन कानून 1949 के सेक्शन 45 के तहत RBI के आवेदन पर विलय की यह योजना बनाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सरकार की सलाह से जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए 17/11/2020 को LVB पर कितने दिन की अवधि के लिए मॉरेटोरियम लगा दिया था। तो आपको यहाँ ये बताना है कि जो RBI ने मॉरेटोरियम लगाया था वह कितने दिनों का था। फर्स्ट ऑप्शन 50 दिन का, सेकंड ऑप्शन 40 दिन का, थर्ड ऑप्शन 30 दिन का और फोर्थ ऑप्शन 90 दिन का। तो यहाँ आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और पढ़कर अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो आपने अच्छे से प्रश्न पढ़ लिया होगा, अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए देखिए इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर जानने से पहले आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मतलब पूरे सेंट्रल लेवल पर यह बात की जा रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, बैंक का नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड जो है जिसे LVB कहा जा रहा है। देखिए इसकी थोड़ी हालात सही नहीं थे, अभी आर्थिक रूप से ये थोड़ा सा एक तरीके से प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो गई थी इस बैंक के अंदर, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के अंदर। तो RBI ने यहाँ पर कुछ दिन के लिए इसको बैन कर दिया या इस पर एक तरीके से रोक लगा दी थी कि धन निकासी ये किसी तरीके से नहीं कर पाएगा और किसी को लोन भी नहीं दे पाएगा। तो एक तरीके से इस पर सशक्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे। और अब जबकि इस बैंक का परिचालन करना है तो क्या किया गया है, देखिए इसका विलय किया जा रहा है। कौन से बैंक का? लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड जिसे LVB कहा जा रहा है, इसका विलय किया जा रहा है किसके अंदर? DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के अंदर। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड जिसे DBIL कहा जा रहा है उसके अंदर इसका विलय किया जा रहा है। अब देखिए जैसे ही इनका विलय किया जाएगा तो एक तरीके से यहाँ सशक्त बैंक कौन है? सशक्त बैंक है DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। और उसके अंदर विलय जो किया जा रहा है वो कौन से बैंक का किया जा रहा है? लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड LVB का विलय किया जा रहा है। और देखिए विलय किस तरह से किया जाता है, आपको यहाँ पर एक प्रश्न बनता है भी कौन से सेक्शन के तहत आप बैंकों का विलय कर सकते हैं। तो और ख़ासतौर से किसके हित में होता है? जैसे जो जमा करता है, जिनका खाता होता है, जमा करता होता है, तो जमाकर्ताओं के हित रक्षा और वित्तीय एवं बैंकिंग स्थिरता के हित में, मतलब कल को बैंकों पर से लोगों का विश्वास ना उठ जाए तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बैंकों का विलय किया जाता है। और यह किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, बैंकिंग विनियमन कानून 1949 के सेक्शन 45 के तहत। यहाँ ये प्रश्न आता है बैंकों का जो विलय किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है या किस कानून के अध्ययन किस कानून के मद्देनजर किया जाता है। तो यह कानून जो लगता है बैंकिंग विनियमन कानून 1949 के सेक्शन 45 के तहत। और कौन करता है? RBI करवाता है। और RBI के आवेदन पर विलय की यही योजना बनाई जाती है। तो ये फिलहाल ये योजना बनाई गई है। और ये मेन जो जरूरत है वो है कि जो जमा करता है जितने भी उनका हित साधने के लिए किया जाता है। और आपको बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर जो आएगा कि जो मॉरेटोरियम लगाया गया था वह कितने दिन के लिए लगाया गया था? वह 30 दिनों के लिए लगाया गया था। मॉरेटोरियम जो लगाया गया था वह कितने दिन के लिए लगाया गया था? 30 दिनों के लिए लगाया गया था। तो आपका जो प्रश्न था, आपका प्रश्न था कि कितने दिनों के लिए मॉरेटोरियम लगाया गया है, तो जो ऑप्शन नंबर C है 30 दिन, तो वह आपका आंसर सही होगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि DBS बैंक जो इंडिया लिमिटेड है तो वह क्या है? DBIL क्या है? एक बैंकिंग कंपनी है जिसे RBI का लाइसेंस प्राप्त है और वह पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक मॉडल पर भारत में परिचालन करती है। DBIL की सुदृढ़ बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट है वो अच्छी बता रहे हैं, उसके पास पर्याप्त पूंजी है और DBS से संबंध होने के कारण वह अतिरिक्त लाभ की स्थिति में भी है। और DBS एशिया का एक, देखिए DBS से संबंधित है तो इसलिए DBS क्या है? DBS एशिया का एक प्रमुख वित्तीय सेवा ग्रुप है जिसकी 18 बाजारों में उपस्थिति है और जिसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर के अंदर है। तो वह सिंगापुर के शेयर बाजार में लिस्टेड भी है
और विलय के बाद भी DBIL का एक संयुक्त बैलेंस शीट जो होगा वह सुदृढ़ होगा, यानी अच्छा होगा, और इसकी शाखाओं की संख्या बढ़कर कितनी होने वाली है, 600 होने वाली है। तो कुल मिला के जो जिसके साथ इसका विलय किया जा रहा है वह अच्छा बैंक है। तो लक्ष्मी विलास बैंक, आपको यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड जो है LVB, उसका विलय किया जाएगा किसके अंदर, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड DBIL के अंदर विलय किया जाएगा। और विलय किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, किस कानून के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो वह है बैंकिंग विनियमन कानून 1949 के सेक्शन 45 के तहत। तो यह इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड प्रश्न देखिए, सेकंड प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि इनमें से जो सही कथन है वह कौन सा है। फर्स्ट कथन है, चीन द्वारा नवनिर्मित गांव पांगडा है और सितंबर 2020 में 124 लोगों के साथ 27 घर स्वैच्छिक रूप से सांगडुई गांव से पांगड़ा गांव में बसने के लिए जा चुके हैं। फर्स्ट कथन यह है। सेकंड कथन है, पांगड़ा डोकलाम पठार पर भारत भूटान चीन ट्रांजैक्शन से पूर्व में स्थित है, जहां वर्ष 2017 में चीन द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किए जाने के कारण भारत और चीन के मध्य 72 दिनों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। तो डोकलाम विवाद आपको याद है, ये वहीं की बातें हो रही है। तीसरा कथन है, भारत और भूटान दोनों देशों के बीच व्यापार, भारत भूटान व्यापार एवं पारगमन समझौते 1972 के द्वारा शासित होता है, जिसे अंतिम बार नवंबर 1916 में नवीनीकृत किया गया था। तो आपको इन तीन कथनों पर विचार करना है और बताना है कि क्या कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल फर्स्ट कथन सही है, सेकंड है केवल सेकंड कथन सही है, थर्ड है केवल सेकंड और थर्ड कथन सही है, और लास्ट है कि तीनों ही कथन सही है। तो इस प्रश्न पर गौर कीजिए और अपने उत्तर को लिखिए, उत्तर को कमेंट कीजिए। तो आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए इस प्रश्न में जो सम्मिलित बिंदु है टॉपिक है, पहले उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखिए हाल ही में एक टॉपिक चर्चा में है, जैसे आपने डोकलाम विवाद को सुना था, उसी से रिलेटेड है ये। हाल ही में चीनी मीडिया ने दावा किया है कि भूटान के पास चीन द्वारा बनाया गया एक नया सीमावर्ती गांव चीनी क्षेत्र पर स्थित था। हालांकि गांव की जारी की गई छवियां दर्शाती है कि यह गांव दोनों देशों के मध्य विवादित क्षेत्र में अवस्थित है। मतलब जो डोकलाम विवाद था जिस क्षेत्र के लिए था, बताया जा रहा है कि यह गांव जो है वही है। और जो गांव का नाम है, देखिए चीन द्वारा यह नवनिर्मित गांव पांगडा है, पांगडा नाम दिया गया है इसका। और दक्षिणी पश्चिमी चीन के तिब्बत सवाई क्षेत्र के याडोंग काउंटी, जो एक प्रशासनिक क्षेत्र है, में अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सितंबर 2020 में 124 लोगों के साथ 27 घर स्वैच्छिक रूप से सांगडुई गांव से पांगडा गांव में बसने के लिए जा चुके हैं। मतलब कौन से गांव से किस गांव में स्थानांतरित हुए, सांगडुई से पांगडा के लिए स्थानांतरित हुए। और आपको याद होगा ये 2017 की घटना है, वर्ष 2017 की बात है। तो वर्ष 2017 के बाद ये पहली बार है कि डोकलाम क्षेत्र के पास एक चीनी आवासीय क्षेत्र देखा गया है, जो भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। और ये जो लोकेशन पड़ती है पांगडा की, पांगडा जो है डोकलाम पठार पर भारत भूटान चीन ट्रांजैक्शन से पूर्व में स्थित है। और यहाँ वर्ष 2017 में चीन द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किए जाने के कारण भारत और चीन के बीच जो है 72 दिनों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, आपको यह मालूम है। देखिए फिलहाल भूटान का देखो ये ट्रांजैक्शन, यानी यहाँ यह वो बिंदु है जहाँ तीन देशों की सीमा लगती है, भारत की, चीन की और भूटान की। लेकिन भूटान का जो पक्ष है, भूटान ने क्या कहा है, भूटान ने आधिकारिक तौर पर अपने क्षेत्र में किसी भी चीनी गांव की उपस्थिति से इनकार किया है। यानी भूटान कह रहा है कि ऐसा कोई गांव नहीं है जो हमारी सीमा के अंदर है। अब भारत और देखिए भारत और भूटान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं ये संबंध। तो आपको एक समझौता पता होना चाहिए जो दोनों देशों के बीच बिजनेस को लेकर है, व्यापार को लेकर है, भारत और भूटान के बीच। ये समझौता क्या है, देखिए दोनों देशों के बीच कौन कौन से देश, भारत और भूटान की बात की जा रही है। भारत और भूटान के बीच यानी दोनों देशों के बीच व्यापार जो है भारत भूटान व्यापार एवं पारगमन समझौते 1972 के बीच है, ये द्वारा शासित होता है, जिसे अंतिम बार नवंबर 2016 में नवीनीकृत किया गया था। इसमें कुछ मतलब संशोधित किया गया था इसे। तो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट बातें थी, ये टॉपिक चर्चा में था। तो हमारा जो फिलहाल प्रश्न था, फर्स्ट कथन था चीन द्वारा नवनिर्मित, फर्स्ट कथन था ये
चीन द्वारा नवनिर्मित गांव पांगडा है और सितंबर 2020 में 124 लोगों के साथ 27 घर स्वैच्छिक रूप से सांगडुई गांव से पांगडा गांव में बसने के लिए जा चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है। सेकंड कथन है पांगडा जो है डोकलाम पठार पर भारत भूटान चीन ट्रांजैक्शन से पूर्व में स्थित है, जहां वर्ष 2017 में चीन द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किए जाने के कारण भारत और चीन के बीच 72 दिनों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। तो यह भी बिल्कुल सही कथन है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। और जो तीसरा कथन है भारत और भूटान दोनों के बीच भारत भूटान व्यापार एवं पारगमन समझौते 1972, यानी जो व्यापार किया जाता है 1972 का जो समझौता है उसके द्वारा होता है, और जिसे अंतिम बार नवंबर 2016 में नवीनीकृत किया गया था, या इसमें संशोधन किया गया था। तो यह भी सही है। तो यहाँ आपका तीनों ही कथन सही हो जाते हैं। तो यहाँ बढ़िया चीज़ है कि तीनों कथन आपके सही हैं और आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान लॉन्च किया है? और 4 ऑप्शन है आपके सामने। उत्तराखंड फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हिमाचल, थर्ड ऑप्शन असम और फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। तो आपको यहाँ अपना उत्तर कमेंट करना है, तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और अपना उत्तर दीजिए। तो बता देते हैं आपको इस प्रश्न का जो सही आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल। हिमाचल ने हिम सुरक्षा अभियान जो है वह लॉन्च किया है। तो थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं क्या कुछ है ये। हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उसने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। मतलब एक तरीके से हिम सुरक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो किस लिए की गई है? कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। साथ में देखो इसके साथ साथ पूरे राज्य में, पूरे यानी हिमाचल राज्य में टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में भी जानकारी एकत्रित करने के लिए डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल के वर्तमान में सीएम कौन है। तो हिमाचल, जिसे HP शॉर्ट में बोल देते हैं, तो हिमाचल को जो मुख्यमंत्री है, जो सीएम है, जयराम ठाकुर हैं। और यहाँ वर्तमान में इनके गवर्नर जो है हिमाचल प्रदेश के, तो जो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो यह भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सही विकल्प का चुनाव करना है। देखिए ये जो कथन वाले जो आप स्क्रीन पर प्रश्न देख पा रहे हो, यह बड़ी परीक्षाओं RS, UPSC या PCS की जो भी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 जो आपका है सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो फर्स्ट कथन है केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है। सेकंड कथन है अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए जॉन केरी को नियुक्त किया है। और थर्ड कथन है हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। और आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन केवल 1 और 3, सेकंड ऑप्शन केवल 1 और 2, थर्ड ऑप्शन केवल 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन 1, 2, 3। तो आप अपना उत्तर ध्यान से इसे प्रश्न को पढ़ के कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको इस प्रश्न का जो आंसर होगा। देखिए यहाँ पहला कथन है केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को उमंग ऐप के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हाल ही की घटना है कि जो उमंग ऐप है, आपको ऐप का नाम याद रखना चाहिए उमंग ऐप, इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और सेकंड कथन है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो बाइडेन, उन्होंने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी जॉन केरी को नियुक्त किया है इस जिम्मेदारी के लिए। तो यहाँ यह कथन भी बिल्कुल सही है। आपको फिलहाल पता होना चाहिए कि ट्रंप है पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने फाइनली अपनी हार मान ली है और जो बाइडेन को राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ फाइनल हो चुका है जो राष्ट्रपति, और उन्होंने जो क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी दी है वह जॉन केरी को दी है। और तीसरा कथन है हाल ही में सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो यहाँ आपको जो चौथा कथन है यहाँ विचार करना चाहिए। देखिए जो महाराष्ट्र सरकार है वहाँ मंजूरी नहीं दी गई है, यह मंजूरी दी गई तमिलनाडु राज्य सरकार के लिए।
तमिलनाडु राज्य सरकार को यह मंजूरी दी गई है। तो यहाँ तीसरा कथन आपका गलत हो जाता है, यानी महाराष्ट्र की जगह यहाँ पर जो आएगा तमिलनाडु आएगा, यानी जो अभी हाल ही में जो मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार ने वो तमिलनाडु राज्य में दी है सूक्ष्म परियोजना के लिए। तो फाइनली चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा आंसर नंबर बी होगा, फर्स्ट और सेकंड कथन सही है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा MSME मंत्री श्री नितिन गडकरी किस राज्य में 16 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो आपको बताना है वह राज्य उत्तराखंड है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड लद्दाख है, थर्ड जम्मू कश्मीर है, फोर्थ उत्तर प्रदेश। तो आपको आंसर बताना है कि किस राज्य में उन्होंने अभी आधारशिला रखी है। तो आंसर बता देते हैं, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आंसर डी बिल्कुल सही है। तो यह 5 प्रश्न थे। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न जो है सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। सही विकल्प फर्स्ट कथन है, हाल ही में चीन ने खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दी है। और सेकंड कथन है, हाल ही में रूस ने मुक्त आकाश निगरानी संधि में औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कथन फर्स्ट सत्य है, सेकंड कथन असत्य है। सेकंड ऑप्शन है कथन फर्स्ट असत्य, सेकंड कथन सत्य। थर्ड ऑप्शन है दोनों कथन सत्य और फोर्थ ऑप्शन है दोनों कथन असत्य। तो आपको अपना उत्तर देना है। तो चलिए बता देते हैं आपको सही आंसर है यहाँ पर दोनों ही कथन असत्य हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह होगा। यानी आपका जो ये छठा प्रश्न है इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। देखिए यहाँ बता देते हैं आपको कि हाल ही में जो खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना की है वह पाकिस्तान ने की है, और जो मुक्त आकाश निगरानी संधि से खुद को जो हटाया है वह अमेरिका ने हटाया है। तो यहाँ दोनों ही रॉन्ग दिए हुए थे। तो इस वीडियो में हमने ये 6 करंट अफेयर के प्रश्न किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।